आपके दोनों पैर जमीन पे रखने हैं। अगर लैप पे कुछ रखा हो तो वो भी ऊपर रखिए। हाँ, ओके। अब आपको आपका राइट लेग, दायां पैर थोड़ा ऐसे ऊपर उठाना है, ओके, और उसको क्लॉकवाइज मूव करना है। मूव इट क्लॉकवाइज लाइक दिस, ओके। कीप ऑन मूविंग इट क्लॉकवाइज, घुमाते रहो, घड़ी जैसे चलती है वैसे घुमाते रहो। और अब राइट हैंड से वो चालू रखना है, पैर घुमाना चालू रखना है, और राइट हैंड से हवा में 6 लिखना है। गुड। क्या हुआ? प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आप करके दिखाइए। नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके। So, thank you so much. Even I'm in the zone now, as I like to call it, right? Yeah. So, एक आपकी बैकग्राउंड बचपन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम उनके साथ चलते हैं। कुछ किस्से आपके बचपन के, क्योंकि बचपन में जो भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसका आगे की हमारे आयुष्य में बहुत असर रहता है। तो कुछ मेमोरेबल स्टोरीज फ्रॉम योर पास्ट व्हेन यू वर अ चाइल्ड एंड यू नो how you got where you are, you know, kind of, and slowly we will discover in the process. It's 60 years journey. Of course, yeah, I'm getting there. So, तो मैं पली बड़ी तो मुंबई में हूँ। मुंबई में दादर नाम का एक इलाका है, वहाँ पे मेरी पैदाइश भी हुई, बड़ी भी। मैं 7th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पे ही रही। तो मैं वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे बड़ी हुई। और उन दिनों तो स्कूल पैदल ही जाते थे हम लोग। तो जब अभी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो इतनी छोटी छोटी घटनाएं मुझे याद आती है कि जहाँ पे फिर लगने लगता है, अरे मैं कितनी गलत थी। मुझे लगता था कि हिंसा कहीं और होती है, ये तो मेरी निजी ज़िंदगी के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसी छोटी हिंसा की घटना हमारे इर्द गिर्द होती रहती है। सो दैट वाज व्हेन यू आस्क्ड अबाउट माय चाइल्डहुड। क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के साथ ये सफ़र तो हो गया, लेकिन ऐसे कुछ ये नहीं। क्योंकि मेरे जो भी पॉडकास्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें हमेशा मेरे काम के बारे में या कोई आगे जो पार्टिसिपेंट्स है वो जो भी सीखना चाहता है, जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए ही मेरे साथ सवाल किए जाते हैं। लेकिन मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में आज पहली बार बता रही हूँ। धन्यवाद। तो उस वक्त भी मुंबई में और दादर इलाके में ये बड़ी स्कूल्स थी, तो वहाँ पे माहौल ऐसे ही था कि 50-60 बच्चे होते थे, और घर में भी 3 या 4 सिबलिंग्स होते थे, भाई बहन होते थे। तो कभी भी ऐसे कुछ हम स्पेशल है ऐसा कभी भी पेरेंट्स किसी को भी जताते नहीं थे। किसी को भी ये एक्सपीरियंस नहीं था कि हाँ बच्चे हैं वो अपना अपना देख लेंगे, अपना अपना खेलेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, अपना भला बुरा खुद समझ जाएंगे। इस तरीके की एक एक्सपीरियंस थी। तो ऐसे कभी भी बचपन में मुझे याद नहीं है मेरे मदर ने या फादर ने किसी ने ये ऐसे मुझे एहसास दिलाया है कि तुम स्पेशल हो, तुम हमारी बेटी हो। बस बाकी सब 3-4 भाई बहन थे, 4 भाई बहन थे हम लोग। और हमारे घर में और 2 मेरे कज़न्स भी सीखने के लिए आते थे, क्योंकि उस वक्त मुंबई में सीखने के लिए आना, नौकरी के लिए आना बहुत आम बात थी। तो वो भी होता था। और एक थोड़ी सी वियर्ड मेरी एक मेमोरी है बचपन की। तो दादर में जहाँ पे हम रहते थे, पारसी कॉलोनी में, तो वहाँ बिल्डिंग्स रहती थी और हम बच्चे वहाँ से, और पेड़ बहुत थे उस वक्त भी। अभी तो हालांकि कंक्रीट का जंगल हो गया, लेकिन उस वक्त पेड़ बहुत थे।
तो बादाम के थे, आंवले के ये थे, तो हम दोपहर को जाके चोरी करते थे आंवले, क्या कहते हैं उसको, आवड़े वाला, आवड़ा। हाँ। तो चोरी करने जाते थे, बादाम ये करो वो करो। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही एक बिल्डिंग के कंपाउंड से कूद के वहाँ पे गए थे और आंवला जिसे कहते हैं ना वो कलेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे भी जो रहते थे उनके पास एक कुत्ता था, तो उन्होंने उस कुत्ते को छोड़ दिया। तो मैं वो कंपाउंड से छलांग ही लगा रही थी, उतने में मुझे कुत्ते ने काट लिया वहाँ पे। हाँ, तो उस वक्त 14 इंजेक्शंस पेट में लेने पड़ते थे एंटी रेबीज के। तो सेकेंड स्टैंडर्ड में थी मैं। तो और मेरी माँ मुंबई में ही एक विद्या विहार नाम का इलाका है जहाँ पे सोम्या कॉलेज है, वहाँ पे प्रोफेसर थी ट्रेनिंग कॉलेज में। तो जब कुत्ते ने काटा तो एक दिन वो मुझे KEM हॉस्पिटल, हाफकिन हॉस्पिटल जहाँ पे है, जहाँ पे कुत्ते की एंटी रेबीज इंजेक्शन मिलती है, वहाँ पे लेके गई। वहाँ पे एक टेस्ट डोज दे दिया, फिर केस पेपर निकाला। टेस्ट डोज से मुझे कुछ रिएक्शन नहीं आई, तो तय हो गया कि अब मुझे रिएक्शन नहीं आई है तो अभी ये इंजेक्शन मुझे लेने पड़ेंगे 14। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ एनवायरनमेंट था कि मेरी माँ को विश्वास था कि अगर ये बच्ची अपना खुद का दिमाग गलत तरीके से नहीं लड़ाएगी तो वो सेफली वहाँ जाएगी और सेफली घर आ जाएगी। अब कुछ बरस पहले मैं वहाँ से गुजर रही थी, हिंदू पारसी कॉलोनी से, और KEM हॉस्पिटल से किसी काम के लिए मुझे जाना था, एक ट्रेनिंग के लिए। और मैं सोच रही थी कि क्या मैं मेरी बेटी को जब वो 7 साल की थी वहाँ से यहाँ जाने देती अकेले। तो जवाब ऑब्वियसली नहीं था। आज तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो ये जो एक सेफ्टी का माहौल था ना, कि ना ही पेरेंट्स को डर था ना हमें डर था, क्योंकि अगर आप सीधे रास्ते से जाओगे और सीधा और अपनी अक्ल कुछ गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपका कोई नुकसान होने की संभावना बहुत कम थी। So whenever I look at my childhood, I always felt that there was a lot of safety or security in that ecosystem. So from there, आज मतलब can you connect the dots in between? Okay. So where did you do your education? Hope आपको बोरिंग नहीं लग रहा हो। मैं तो पहली बार, क्योंकि पहली बार बोल रही हूँ, तो मुझे तो 8th स्टैंडर्ड में मैं गई। तो बम्बई में जब थी मैं, किंग जॉर्ज में थी, वो मराठी मीडियम था, मराठी मेरी मातृभाषा है। और नासिक में जब मुझे भेजा गया तो वहाँ पे सडनली इंग्लिश मीडियम में ही डाला गया मुझे। ओके, कॉन्वेंट में नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में। तो मुझे पहले तो बहुत ये हुआ कि 8th स्टैंडर्ड में स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स थे, उनको इंग्लिश में सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। साइंस मैथ्स तो शायद आपको ये है कि वहाँ पे लैंग्वेज का इतना ये नहीं है, अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना साइंस और मैथ्स के लिए इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है जितना सोशल स्टडीज़ के लिए होता है। तो वो बहुत मुझे कठिन रहा। 11th में फिर से मुंबई आ गई क्योंकि माँ के साथ रहना चाहती थी। लेकिन फिर उस वक्त 3 वर्षों में बम्बई इतनी बदल गई थी, तो वो लोकल से आना जाना मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने कहा मैं नासिक में जाती हूँ फिर से। इसलिए मैं फिर से 12th स्टैंडर्ड में नासिक गई। नासिक के नज़दीक शिरडी साईं बाबा आपको पता है? तो हमारे हॉस्पिटल के बाहर एक चाय की टपरी थी। तो वहाँ पे जो, क्योंकि हम वही टपरी पे रहते पड़े हुए होते थे, तो वहाँ पे जो मौसी रहती थी वो चाय जो बनाती थी, तो उनसे हमने सूजी का हलवा, शिरा जिसे मराठी में कहते हैं, वो बना लिया था। और उसमें जमाल गोटा मालूम है आपको, किसी ने सुना है? उससे वो खाने से लूज मोशंस होते हैं, तो वो उसमें जमाल गोटा डाल के वो सूजी का हलवा बना के लिया था
और पूरी कॉलेज के जितने भी उस दिन बच्चे मिले ना, सबको इतना इतना शिरडी का प्रसाद बस शैतानी करनी है, इतना ही था। तो ये थोड़ा सबको उसका जो भी असर हो गया आयुर्वेदिक चैप्टर का मालूम एक था। प्रैक्टिकल ये था क्या, क्योंकि जमाल को तब experiment? पता चला था, हाँ। उस वक्त किसी को, तब तक किसी को पता भी नहीं था। तो पढ़ाई भी करते थे लेकिन शैतानी बहुत करते थे, और क्योंकि मेडिकल के लिए थे तो बाहर डॉक्टर्स के पास भी जाते थे, और क्योंकि हर एक को आगे जाके अपना क्लिनिक शुरू करना था, इसलिए जो भी काम आए वो करते थे। आया से लेकर तक वार्ड बॉय तक, जो भी काम जहाँ भी जाए वो करना ही पड़ता था। आयुर्वेदिक डॉक्टर से आज आप हाँ। एक बहुत बड़े साइकोथेरेपिस्ट करके माने जाते हैं, तो ओके। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? और मैं भी आयुर्वेद सबसे में, पहले वो हम बाद में जाएंगे, हाँ, बताइए इसके बारे में। साइकोथेरेपिस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या ओके। होता है, साइकियाट्रिस्ट क्या होता है, ओके। उसके बाद में हम जाएंगे ओके। उस तरफ। साइकोलॉजी शब्द सुना है? किसको अच्छा लगता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट आप में से? ओके ओके। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट दोनों में फ़र्क है। साइकाट्रिस्ट जो है वो मेडिकल की बेसिक डिग्री होने के बाद मास्टर्स की डिग्री होती है, जैसे एमबीबीएस के बाद एमडी साइकाट्री होती है, तो एमबीबीएस करने के बाद। तो साइकाट्रिस्ट जो होते हैं वो खास करके मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे क्या कहते हैं, बीमारियां जो होती है ना, मानसिक बीमारी, उसका अध्ययन ज़्यादा करते हैं, उसकी पढ़ाई वो ज़्यादा करते हैं। कोई मानसिक बीमारी का नाम पता है आप में से किसी को? आजकल बहुत कॉमनली सुनने को आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया नाम सुना है आपने? किनको है फोबिया? इस पे किसी भी बात का, लिजार्ड का हो, इसका हो, मुझे लिजार्ड का फोबिया है। लगे रहो मुन्ना भाई, वो देखा है? तो फिर वो ये कहता है कि मेरे दिमाग में केमिकल लोचा है, यानी कि हमारे दिमाग में जो भी केमिकल्स रहते हैं, ब्रेन में जो भी केमिकल्स रहते हैं, उनका प्रपोर्शन जब हिल जाता है, कुछ ना कुछ, तो बहुत सारे तरीके के केमिकल्स रहते हैं, उनका प्रपोर्शन जब हिल जाता है तो मानसिक बीमारी होती है। तो साइकाट्रिस्ट जो होते हैं ना, वो उस मानसिक बीमारी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं और उनके लिए दवाई देना उनका काम रहता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी एक मास्टर्स की डिग्री होती है, और उसके बाद में जितना सीख सको उतना सीखना बेहतर रहता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो मन की पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। तो केमिकल लोचा जो है, वो केमिकल इम्बैलेंस जो है, वो तो साइकाट्रिस्ट संभाल लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है उनका काम होता है मन को संभालना। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जैसे अभी सर ने बताया कि मैं सुबह जब उठ गया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, होता है ना ऐसे, कुछ ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन सुबह उठते हैं और लगता है कि नहीं यार, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उदास सा रहता है, बिना कुछ उसके लिए कुछ नेसेसरी नहीं है कि कुछ हुआ हो, लेकिन उदास रहता है। तो ये जो लगता है, ये जो बातें हैं, एंग्जाइटी, जैसे डर लगता है, किस बात का पता नहीं, या तो कुछ तो स्टिमुलस हो जाता है और इतना डर लगने लगता है, पता नहीं क्या होता है, पाल्पिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी। एग्ज़ाम के पहले कभी एक्सपीरियंस किया है? धक 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 हो रहा है, हाथ काँप रहे हैं, पसीना छूट गया है हाथों को, पेन भी पकड़ नहीं पा रहे ठीक से, पेपर लिखते लिखते ब्लैंक हो गए। ये एक्सपीरियंस किसने लिया है आपने? बिल्कुल, सवाल पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, पता है कि ये मैंने पढ़ाई की थी, ये मुझे मालूम है, लेकिन एक शब्द याद नहीं आ रहा है। कभी एक्सपीरियंस किया है? आम एक्सपीरियंस है।
ओके, एक मिनट, मैं बाकी कुछ बोलने के पहले मैं आपको बता दूं कि एज यू से मोर एंड मोर पर्सनल इट बिकम्स मोर एंड मोर यूनिवर्सल। करेक्ट। आपको लगता है ना कि ये ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ मुझे ही आता है और किसी को नहीं आता है। आप हाथ ऊपर करके इर्द गिर्द देख लो, आपको पता चलेगा 90% ऑफ द पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स। ओके, तो ये एक्सपीरियंस बहुत आम बात है। ओके, तो ये जो मन ठीक नहीं रहता है उसकी पढ़ाई साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा करते हैं, और जिसे काउंसलिंग या साइकोथेरेपी कहते हैं, उसमें वो मन ठीक होने के लिए जो भी करना है वो करना हम लोग सीखते हैं। उसकी बहुत सारी थेरेपीज होती है, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज होती है। तो साइकोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल्स भी हम सीखते हैं, और उसके बाद में तो ये रहा साइकेट्री और साइकोलॉजी के बीच में जो ये है। तो साइकोलॉजिस्ट कोई दवाई नहीं देता है, साइकोलॉजिस्ट का काम है शब्दों से मदद करना, थेरेपी से मदद करना, ताकि व्यक्ति ठीक हो जाए। अब मेरा जो जर्नी था, तो मैं BA होने के बाद मेरी शादी, वो मैं पढ़ रही थी तभी हो गई थी। तो कन्याकुमारी पे बीच, समुंदर के बीच में एक विवेकानंद स्मारक है, बहुत अच्छा एक मेमोरियल है, विवेकानंद मेमोरियल। तो उस संस्था का मैं काम करती थी उस वक्त भी। तो मेरे दिमाग में इतना था कि बस मुझे विवेकानंद केंद्र की लाइफ वर्कर बनना है, ये मेरे अंदर था। लेकिन शादी न करना और लाइफ वर्कर बन जाना, ये तो घर में हजम होने वाली बात नहीं थी। तो मैंने कहा था कि जब तक मेरे बायोमार्कर्स ठीक है तब तक मैं काम करूँगी, और उस दिन, जिस दिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैं शांति से घर में बैठूंगी। तो उसके बाद में उसके हार्ट में होल था, मेरी बेटी के हार्ट में। तो वैसे खेलते खेलते साइनस हो जाती थी, नीली पड़ जाती थी। जब वो क्या कहते हैं अभी, रिवर्सिबल शंट, यानी कि हाथ, अपने हार्ट में 4 ये होते हैं, पता है ना? बताइए उन्हें, क्योंकि ये अच्छा रहेगा उनके लिए। हार्ट में 4 या नाम पता है? हाँ, एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो वेंट्रिकल जो निचला हिस्सा होता है ना, तो 2 वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल होती है ना। तो मेरी बेटी के हार्ट में उस वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, उसमें एक छेद था। VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट उसे कहते हैं। तो वो प्रेशर डिफरेंस जब दोनों चेम्बर्स में हो जाता था, तो उसमें रिवर्सिबल शंट, यानी कि वो जो इम्प्योर ब्लड जिस वेंट्रिकल में होता था ना, उससे वो प्योर ब्लड जहाँ जिस वेंट्रिकल में होता है, वहाँ पे थोड़े कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए चला जाता था, और वो पूरी साइनस हो जाती थी, नीली दिखने लगती थी। और फिर से प्रेशर डिफरेंस कम हो गया, तो फिर अपने आप फिर से वो हार्ट ये होता था। उस वक्त मेरे हस्बैंड को कंपनी के काम के लिए 1 बरस के लिए US जाना पड़ा। तो वो भी मेरे लिए मुश्किल था बहुत, क्योंकि इसका तो पता नहीं कैसे ये होगा। मैं तो उसको लेके जा नहीं सकती थी, क्योंकि फ़्लाइट पे भी कुछ हो सकता था, गड़बड़ कुछ भी, तो मैं जा नहीं सकती थी। तो वो वक्त मेरे लिए बहुत भारी रहा। लेकिन वो जब 1.5 बरस की हो गई, तब उसकी एकोकार्डियोग्राफी नॉर्मल हुई। फॉर्चुनेटली उसका वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो था वो बंद हुआ था। तब मेरे हस्बैंड भी US से वापस आए थे। उसके बाद मैंने मेरी प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो वहाँ पे मैंने मेरी डिस्पेंसरी क्लिनिक शुरू कर दिया था, और ओपनिंग के दिन मुझे पता चला था कि यहाँ पे उस पूरे इलाके में फुल टाइम लेडी जनरल प्रैक्टिशनर नहीं थी। ओके, अब ये मेरे सब जो दोस्त थे उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उस वक्त मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की तो एस्टैब्लिश होने के लिए 2-2.5 बरस तो कम से कम लगते थे। तो मेरा हिसाब ये था कि मुझे 2-2.5 बरस ऐसे भी वेटिंग पीरियड है, तब तक मेरी बेटी थोड़ी 3 बरस की, 3-4 बरस की हो जाएगी, उसकी अपनी स्कूल हो जाएगी।
तो मुझे इतना काम नहीं होगा और इतना ध्यान मेरे क्लिनिक पे मुझे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन डे वन से मेरे क्लिनिक में बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि वहाँ पे लेडी जनरल प्रैक्टिशनर नहीं थी। ये मेरी ज़िंदगी का लेकिन हमेशा ये था, बैरियर कुछ भी आए लेकिन कुछ तो मीनिंगफुली करते रहना है। और अपनी अर्निंग पोटेंशियल, भले मैं अभी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाना ये मेरे लिए बहुत हमेशा एक अहम बात रही थी। लेकिन वो भी बंद हो गया। आयुर्वेद की जो भी दवाएं ब्रेन के ऊपर काम करती है और ऐसे कहते हैं कि उससे इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, उसकी मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स ली थी। तो उस वक्त साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरा बहुत नज़दीक से, क्योंकि वो दवाई देने के पहले आईक्यू टेस्ट करनी पड़ती थी, फिर दवाइयाँ दे के फिर आईक्यू टेस्ट, फिर ग्रुप इंटरचेंज करके, और उसका एक पेपर मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया था। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के नाते काम करना बहुत ज़्यादा मुझे असरदार लगता है, क्योंकि दवाइयाँ तो बहुत है शारीरिक इसके लिए, लेकिन मन की दवाइयाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती। 25 बरस हो गए मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप कुछ एक छोटी एक्सरसाइज ले लो आपसे। सब थोड़े साइकोलॉजिस्ट है, उनको पता है। ओके, अब जहाँ पे हो खड़े रहो बस। ओके ओके, अब आपको अपना नाम हाथ से, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट से, नहीं तो राइट हैंड से हवा में अपना नाम लिखना है। ओके, अब दूसरे हाथ से अपना नाम लिखना है। पूरा हाथ ऐसा करके, ऐसे नहीं। लिखा? अब अपनी रिस्ट के साथ, राइट रिस्ट के साथ अपना हाथ, रिस्ट, दूसरे हाथ के रिस्ट के साथ अपना हाथ, अपना नाम लिखो हवा में। अपना ही लिखाइए। ओके, अब अपने एल्बो के साथ, दूसरे हाथ के एल्बो के साथ, अब अपने राइट शोल्डर के साथ लिखो। लिखो। लिखो ना, घुमाओ अपना शोल्डर। डांस करते वक्त घुमाते हो ना? नहीं? ओके, चलो छोड़ दो, शोल्डर से नहीं लिख रहे हो तो अपनी चिन से लिखो अभी। ओके, अपने नाक से लिखो अभी। ओके, अब लास्ट वन, अपने हेड से लिखो अपना नाम। अभी आप अपने दोनों हाथ ऊपर करके जितनी जोर से आ करके चिल्लाओगे, चिल्लाओ। और एक बार, और एक बार। साइकोलॉजी की पढ़ाई मैंने, मन कहाँ होता है? दिमाग में ना, ब्रेन में।
आपको पता है आजकल का हमारा ब्रेन आदि मानव से कितना अलग है पता है? आज के ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है ना, वो आदि मानव के ब्रेन से थ्राइस द साइज एंड वेट ऑफ द ब्रेन, तिगुना है। आदि मानव का ब्रेन जितना था उससे हमारा आज का ब्रेन 3 times द साइज एंड 3 times द वेट, ऐसा है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये जिसे मन कहते हैं, ये दिमाग का ही, ब्रेन के ही कुछ हिस्से होते हैं जिनके ये पिक्यूलियर फंक्शंस होते हैं और उनमें गड़बड़ी हो जाती है। और इसलिए जो भी हम हंसते, जो पहली एक्टिविटी मैंने आपके साथ ली थी ना, तो मैंने आपको पूछा था कि प्रैक्टिस करने के बाद क्या आप कर सकोगे? वो जो थी ना, 6 लिखना है और पाँव घुमाना है, क्या लगता है आपको प्रैक्टिस करने के बाद कर सकोगे आप? क्या लगता है आपको? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, स्कूल के बोर्ड पे लिखा होगा ना कभी ना कभी। तो क्या होता है, प्रैक्टिस करने से चीजें हमें क्यों आ जाती है? क्या लगता है आपको? स्पोर्ट्समैन है या कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, तो उनको, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को रियाज क्यों करना पड़ता है, या स्पोर्ट्समैन को हर रोज क्यों खेलना पड़ता है? और कोई भी दो न्यूरॉन्स पाइपलाइन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, पता है ना आपको? तो उनके बीच में एक गैप रहती है, पता है उस गैप का नाम? साइनैप्स। अरे वाह, अच्छा लग रहा है मुझे। तो साइनैप्स जो रहता है, अब क्या होता है आपको पता है ब्रेन में कैसे होता है? तो ऐसे हमारे दिमाग में ये चलता है, लेकिन चाय पीने का एक्सपीरियंस और गाना सुनने का एक्सपीरियंस अलग अलग है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है वो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जाता है, जहां पे उसकी पहली वाली मेमोरी सेव की होती है। ओके तो इनकमिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और वहां पे जो सेव है उनका मैचिंग हो गया, तो आपको वो एक्सपीरियंस आता है, उसको परसेप्शन कहते हैं। एक तो पहले सेंसरी इनपुट, आपके 5 सेंसरी ऑर्गन से आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है, फिर उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे सेल में जाता है, और वही इम्पल्स जब बार बार वहीं से जाता है, तो जैसे किसी क्या कहते हैं, माउंटेन पे पगडंडियां तैयार होती है ना, गांव में देखा है कभी? छोटा हिलॉक है या माउंटेन है तो उसके ऊपर पगडंडियां तैयार होती है ना। कैसे तैयार होती है? लोग जाते हैं वहां से, बार बार जाते हैं, राइट? ऐसे ही ये जब एक्सपीरियंसेस हम जब प्रैक्टिस करते हैं या रिवीजन करते हैं, ओके, तब वही स्टिम्युलस उस रास्ते से बार बार जाता है और वहां पे एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, एक पगडंडी वहां पे बन जाती है। ओके और वो जो केमिकल बॉन्ड सिनेप्स में होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और वैसे पाथवेज, जिसको न्यूरल पाथवेज कहते हैं, पगडंडियां हमारे दिमाग में बनती है। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि शक्कर का दाने से थोड़ा बड़ा, उसमें 30 to 70 मिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। ओके और हर एक न्यूरॉन को डेंड्राइट्स और एक्सॉन के लिए ब्रांचेस होते हैं, और उतने कम से कम हर एक से एक एक कनेक्शन होता है। तो हर एक न्यूरॉन कैरीज अ पोटेंशियल ऑफ फॉर्मिंग 15,000 कनेक्शंस। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्रेन में 500 मिलियन कनेक्शंस फॉर्म होने की क्षमता हम सब कैरी करते हैं। कुछ फिगर्स बैठ रहे हैं दिमाग में। तो आज तक आप लोगों ने या मैंने और सर ने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, उन सब का मैप हमारे दिमाग में है। सो आवर ब्रेन इज नथिंग बट मैप ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस
वी हैव हैड सो फार। लेकिन जिन एक्सपीरियंसेस ने मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट किया, उससे जो पगडंडियाँ तैयार हुई वो आज भी मेरे दिमाग में है। ओके? और जिससे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ वो पगडंडियाँ बहुत स्केर्स मेरे दिमाग में है, लेकिन है। तो जब भी हम कोई भी रिवीजन करते हैं, कोई भी चीज बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये पगडंडियाँ तैयार हो जाती है हमारे ब्रेन में, और फिर ब्रेन को उसके लिए वो स्टिमुलस प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा मेहनत यानी कि ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। तो इसको हम कहते हैं कि ब्रेन ऑटो पायलट पे चला गया। आप सुबह जब उठ के ब्रश करते हो, क्या आपको याद दिलाना पड़ता है कि मुझे ब्रश करना है? फिर बचपन में कभी तो आपको सिखाया गया था ब्रश कैसे करते हैं, दातुन कैसे करते हैं। तो क्या आपको हर रोज उसको याद करना पड़ता है? याद करना पड़ता है कि ब्रश कैसे किया जा सकता? नहीं ना। आप सोचते कुछ और है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप ब्रश कर रहे हैं। होता है कि नहीं? तो ब्रेन में वो पगडंडियाँ तैयार हुई है और वो अपने आप काम करने लगते हो। दिमाग में सोच कुछ और रहे हो और आपका हाथ एक काम कर रहा है। ओके? तो इस तरीके से हमारा ब्रेन फंक्शन होता है। अब मैंने वो जो पहली एक्टिविटी की थी वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आप वो कर सकोगे, क्योंकि ब्रेन में वो न्यूरल पाथवे वो बार बार करने से तैयार हो जाएगा और आप करेंगे। अब इसका एक हिस्सा जो है वो आपको याद रखना है कि आप जब भी एग्जाम्स देते हो, इसलिए जब भी पढ़ाई करते हो, रिवीजन कितनी भी बोरिंग लगे, लेकिन क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम मेमोरी बेस्ड है, आपको रिवीजन के अलावा दूसरा कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि ब्रेन में वो न्यूरल पाथवेज तैयार होना आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ याद रखना नहीं, रिट्राइवल यानी कि वक्त पे याद आना भी ज़रूरी है। ओके? इसलिए जब भी पढ़ाई करोगे, जाते जाते मैं सिर्फ ये आपको बताती हूँ कि मेमोरी के 3 आर कहते हैं उसको: रीड, रिपीट और रिकॉल। एक छोटा सा आपको टेक्निक बताती हूँ। जब भी आप पढ़ाई करते हो, 3 आर होते हैं। क्या होते हैं? रीड, रिपीट, रिकॉल। ओके? अब जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, हाँ, तो समझो आधे घंटे के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस आधे घंटे को 10-10 मिनट के 3 हिस्सों में आपको बांटना है। ओके? अब क्या करना है, वो जो पहले 10 मिनट है ना, तो उसमें 7 मिनट पहले तो थोड़ा आपको, या तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको थोड़ा वो 7 मिनट यानी कि कितना वक्त होता है, टाइम स्लाइस कितना होता है, उसका जजमेंट आने के लिए पहले मोबाइल लगाया करो, बाद में वो समझ आएगा। तो पहले 7 मिनट आपको कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ना है। ओके? क्यों 7 मिनट? हम सबका ह्यूमन अटेंशन का जो स्पैन है ना, वो 7 से 9 मिनटों से ज़्यादा नहीं होता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। 7 मिनट पढ़ाई कर ली। अब नेक्स्ट आर क्या है? रीड, रिपीट। अब आपको 1-1.5 मिनट में जो भी आपने पढ़ा है उसको रिपीट करना है। अब जो 7 मिनटों में पढ़ा है वो 1.5 मिनट में रिपीट नहीं कर सकते हो, तो रिपीट कौन सा करना है? अंडरलाइन जो वर्ड्स है या मार्जिन में जो वर्ड्स लिखे हैं उसको रिपीट कर सकते हो, ताकि वो स्टिमुलस फिर से वहां जाए। अब सिर्फ दिमाग में रहने से या याद रहने से काफी नहीं है, वो याद आना भी तो चाहिए ना जब लिख रहे हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, याद रखने के लिए बहुत रट्टा मारते हैं, लेकिन याद करना, क्योंकि
रिट्राइवल के भी न्यूरल पाथवे तैयार, वापस आने के रास्ते भी तो तैयार होने चाहिए ना। तो उसके बाद में सो रीड फॉर 7 मिनट्स, 1.5 मिनट रिपीट क्यूड वर्ड्स जो भी है, और फिर वो पन्ना क्लोज करके जो भी उस 7 मिनटों में पढ़ा है, जिसका 1.5 मिनटों में रिपीट किया है, उसको रिकॉल करना है दिमाग में, या तो वो क्यूड वर्ड्स लिखने हैं 1.5 मिनट में। हो गया? रीड, रिपीट, रिकॉल। फिर अगले 10 मिनटों में वही साइकिल, रीड, रिपीट, रिकॉल। अगले 10 मिनटों में वही साइकिल, रीड, रिपीट, रिकॉल। ओके? अब ये आधा घंटा हो गया। उसके बाद में आपको ब्रेक लेना जरूरी है, 5 मिनट का तो कम से कम। लेकिन उस ब्रेक में क्या करोगे आप? उस 5 मिनट में, हाँ, कोई तो हाथ से आपको काम करना है, क्योंकि जो भी न्यूरल पाथवे यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं ना, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जानी जरूरी है। इसलिए उस वक्त हाथ से कुछ तो काम करना है। या तो घर का काम करो, सैलड करो, अपनी रूम ठीक करो, कुछ भी करो, ओरिगामी करो, पेड़ है तो पानी डाल, जो भी करना है। या तो सर ने जैसे बोला शोल्डर से करते रहो, कुछ भी करो, लेकिन हाथ से कुछ तो करना है आपको। ओके? 5 मिनट के लिए। ओके? और फिर से आधे घंटे में वो ही करना है। चलेगा? रूबिक्स क्यूब में फिर से वही लॉजिकल थिंकिंग वाली बात आएगी ना, सोचना पड़ेगा। तो वो हिस्सा दिमाग का जो है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस होना बहुत जरूरी होता है। ब्रेन का वो हिस्सा यूज ना हो जो पढ़ाई के लिए अभी काम कर रहा है। टीनेज में रात को नींद कभी भी जल्दी आती नहीं है। पता है क्यों? हमें नींद आने के लिए ना एक केमिकल सिक्रीट होना जरूरी होता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। ओके? अब ये मेलाटोनिन जो है ना, वो एडल्ट ब्रेन में, यानी कि 25 बरस के बाद वो शाम को सिक्रीट होने लगता है। तो कोई भी एडल्ट जो है ना, उसका रूटीन अगर एक नॉर्मल रूटीन हो, तो वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक उसको नींद आ जाती है एडल्ट को, अगर उसका रूटीन वैसे हो तो। शहर का रूटीन नहीं, लेकिन नॉर्मल रूटीन है तो उसको 10, साढ़े 10, 11 बजे नींद आ सकती है। टीनेज में ये मेलाटोनिन सिक्रीट ही शाम को देर से होता है, इसलिए उसके बाद में कम से कम 3-4 घंटे जाने जरूरी होते हैं, तब जाके आपको नींद आती है। ओके? इसलिए टीनेज में कभी भी रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, बिकॉज योर ब्रेन गेट्स इनटू अ शटडाउन, यू डोंट स्लीप। और इसलिए दिन में भी नींद आती रहती है। ओके? इसके लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूं। आपको नींद तो जल्दी आने वाली नहीं है, तो सोने के पहले आपको बुक पढ़ना है। पढ़ाई का हो तो बहुत ही अच्छा सिडेटिव है। पढ़ाई के बुक से ज्यादा अच्छा सिडेटिव आज तक इस दुनिया में किसी ने भी नहीं इन्वेंट किया है। पढ़ाई का बुक ले लो। तो पढ़ाई का बुक लेना है, उससे एक होगा कि एक तो स्टिमुलस जो इंटेंसिटी है ना, बुक और स्क्रीन में फर्क है कि नहीं, तो वो इंटेंसिटी लो होगी। आप जब फोकस करने लगोगे, अपने आप ब्रेन के अराउजल लेवल और नीचे जाएगी। ओके? और नींद आएगी, तो जल्दी नींद आ जाएगी। ये एक बात। और दूसरी बात, जब भी पढ़ोगे तो सबसे जो टफ टॉपिक है ना, वो सोते वक्त पढ़ना है, क्योंकि जब आप सो जाओगे ना, तो न्यू इंफॉर्मेशन का इंटरफियरेंस उसमें नहीं है, और वो जो न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हुआ है वो वैसा ही एक्टिव कुछ देर तक चलता रहता है। तो वो जो लर्निंग है वो मेमोरी में कंसोलिडेट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
ओके, एक उससे नींद आएगी, दूसरा वो जो टफ सब्जेक्ट है उसकी जो ब्रेन में प्रोसेसिंग है वो चलती रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हम, छोटी नहीं लेकिन ब्रेन बहुत कैसे बड़ी फंक्शन चीज़। करता है और हमारे चॉइसेस कैसे होने चाहिए ताकि हमारे दिमाग को आसानी हो हमारा फंक्शन ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये सब चीज़ें हम साइकोलॉजिस्ट ये करते हैं। थैंक यू सो मच। एक बात हमेशा याद रखना कि दैट आई एग्जिस्ट, कैन आई बेटर एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, ओके। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई के लिए ना हमारे 2-3 जनरेशन पहले कुछ औरतें ऐसी थी जिन्होंने, क्योंकि लड़कियां सीखे इसके लिए बहुत कष्ट झेले हैं और उनके दिमाग में ये पक्का था कि अगर लड़कियां पढ़ेगी, स्त्रियां और औरतें अगर पढ़ेगी तो वो आत्मसम्मान के साथ जिएगी, ओके। तो अपना आत्मसम्मान किसी भी हालत में आपको खोना नहीं है, उसको निगोशिएट नहीं करना है और इसको गिरवी तो कभी भी नहीं रखना है। थैंक यू। नाउ रेज योर हैंड्स, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन बहुत गुड सारे मॉर्निंग क्वेश्चन। मैम, आई एम रिधिमा परमार फ्रॉम JNV भरूच गुजरात। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप मेडिकल लाइन में गए, आप डॉक्टर बने, फिर साइकोलॉजिस्ट बने, जो भी आप बने, लेकिन आपका मतलब ये बचपन से ड्रीम था कि आप डॉक्टर बने या फिर आपको ऐसे कभी लगा कि आप ऐसे ही चले जाए? कब से आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आया और आपको ऐसा क्या लगा कि आप डॉक्टर बने? दो बातें थी हैं। एक तो उस वक्त ना एक कॉमन ये था कि अगर एकेडमिक्स में जो अच्छे हैं ना वो या तो इंजीनियरिंग को जाते हैं या तो मेडिकल को जाते हैं, बस। बाकी कुछ एक्सपोजर भी नहीं था और कुछ लोगों को मैम अभी भी यही है कि हाँ। कॉमन डॉक्टर और हाँ, इंजीनियर। हाँ, तो उस वक्त भी वैसे ही था अनफॉर्चुनेटली। हाँ। हाँ, तो और ये हमेशा था क्योंकि मैं एकेडमिक्स में अच्छी थी तो सब घर में कहते थे कि ये तो डॉक्टर बनेगी, ये तो डॉक्टर बनेगी, तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था। हाँ। मेरी जिंदगी का कुछ तो अर्थ उसमें होना चाहिए। मैं सुबह क्यों उठ रही हूँ, मुझे दिन में क्या करना है, उसका पर्पस क्या है, सेंस ऑफ पर्पस मेरे लिए आज भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दो चीज़ें हैं, गलत या सही चॉइस नहीं रहता है, चॉइस होता है, ओके। अगर एक बार ले लिया तो उसको बेहतर कैसे करना है। और आपने और एक जो सवाल पूछा ना वो बहुत ये है कि करियर जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे 3 चीज़ें आती है, ओके। एबिलिटी, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी। ये 3 चीज़ें जहाँ पे एक साथ आती है तो उसे करियर कहते हैं। अब एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी एक साथ आ गई तो उसे जॉब कहते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी है और ये करने की काबिलियत मैं रखती हूँ। तो या तो हम करियर कर सकते हैं या तो जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात, इंटरेस्ट और एबिलिटी एक साथ आ गए तो उसको हॉबी कहते हैं, क्योंकि मैं कर भी सकती हूँ ट्रेकिंग, मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं फिट भी हूँ इसलिए मैं ट्रेकिंग के लिए जा सकती हूँ, तो ये मेरी हॉबी हो गई, ओके। और एबिलिटी, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ आए तो उसको ड्रीम कहते हैं। वो बेस्ट पॉसिबल है या नहीं है कि बच्चों के साथ काम करना मेरा इंटरेस्ट है और अपॉर्चुनिटी है कि मैं डे केयर बनाऊं, तो वो डे केयर तो मैं करूंगी, तो वो मेरा ड्रीम सच में आ गया। वो बेस्ट डे केयर होगा कि नहीं वो मेरे एबिलिटी के ऊपर रहेगा। तो एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, जॉब, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी, ड्रीम, एबिलिटी और इंटरेस्ट, हॉबी, और ये तीनों एक साथ आ गए तो करियर। मेरा नाम यात्री है, मैं JNV गांधीनगर से हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जब 9th में आए तो आपकी लैंग्वेज चेंज हुई थी, आप इंग्लिश मीडियम में आए थे। SS थी, साइंस और बाकी सब
जो आपके सब्जेक्ट थे वो आपको टफ लगते थे, तो आपने उनको इम्प्रूव कैसे किया? एक तो रीडिंग, किसी भी लैंग्वेज के लिए ना लैंग्वेज सुनना और पढ़ना, बुक पढ़ना, ये आज भी मेरी ये है। तो वो भी ना, इतना ही नहीं, आयुर्वेद जब मैं सीख रही थी ना तो मुझे संस्कृत भी सीखना पड़ा था। तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी और संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भी आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ हैं उनको समझ लेने के लिए, उनका अर्थ समझ लेने के लिए वो भी सीखना पड़ा था। तो वही है सुनना किसी भी लैंग्वेज में। लैंग्वेज के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती हूँ। बिल्ली की आवाज़ कैसे होती है? कुत्ते की आवाज़, स्पैरो की आवाज़, कौवे की आवाज़, इंसान की आवाज़। एक आवाज है इंसान की, क्यों हुआ पता है? नहीं, ये जो सब एनिमल्स है ना, तो उनका लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो सब जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स और बर्ड्स, उनका जो लैरिंग्स होता है ना, स्वर यंत्र जिसे कहते हैं, वो नॉस्ट्रिल के पीछे होता है। इसलिए कौवा जहां भी जाओ वही आवाज निकालेगा, राइट? बिल्ली यहां पे हो या अमेरिका में हो या लंदन में हो, वही आवाज निकालेगी। हाँ, लेकिन इंसान का 70,000 साल पहले कुछ म्यूटेशन हुआ और हमारा जो लैरिंग्स था वो नॉस्ट्रिल से नीचे हिलकर यहां पे आ गया। ओके, अब यहां पे क्योंकि वो आ गया तो बहुत सारे ऑर्गन्स अभी बीच में आ गए ना, हमारे गाल आ गए, चीक आ गई, टंग आ गई, दांत आ गए, तो उस सब से हवा निकलती है, राइट? मुंह से जब हवा निकलती है तो इतने ऑर्गन्स बीच में आ जाते हैं, पैलेट भी आ जाता है, राइट? तो उससे बहुत अलग अलग तरीके के अक्षर इंसान बोलने लगा। क, ब, प, म, ट, ठ, च, राइट? अभी रिसर्च कह रहा है कि जितनी ज़्यादा भाषाएं आपको आती है उतना आप कॉम्प्लेक्स थिंकिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क भाषा से तैयार होते हैं। ये एक बात। गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ श्रेया फ्रॉम नवसारी टीम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके पापा डेथ किए तब मतलब आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आई होगी, आपकी मम्मी ने वो कैसे हैंडल किया? आप चारों भाई बहनों की पढ़ाई से लेके सब चीज़। बहुत ये था, लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरी माँ जो थी वो प्रोफेसर थी, सो शी वॉज अ वर्किंग लेडी एनीवेज। लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पर्सनालिटी के जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना, वो उस एडवर्सिटी से आए हैं। माइंड वेल कि एडवर्सिटी आपको अच्छी नहीं लगती है किसी को भी, लेकिन अगर आपको चाहिए या न चाहिए, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में वो सामने आई है तो आई कैन गारंटी यू कि हर एडवर्सिटी हमारे पर्सनालिटी की, कोई भी हमारी स्ट्रेंथ है ना, वो प्रिविलेज से भी एडवर्सिटी से सबसे ज़्यादा आती है। सो चर्चिल का एक स्टेटमेंट है, ग्रेटर देन द प्रॉब्लम इज फियर ऑफ प्रॉब्लम। तो जिस बात का डर है उसको करना, ये डर को भगाने का क्या कहते हैं, गारंटीड सॉल्यूशन है। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ रूपाली सामल। और आपने जैसे बोला था कि आपके फादर की डेथ के बाद आपकी मदर आपको लेके नहीं जाना चाहती थी क्योंकि आपको ट्रॉमा होगा, तो ट्रॉमा होता क्या है और जब ट्रॉमा होता भी है तो ये फील कैसे होता है? हर एक निगेटिव एक्सपीरियंस को ट्रॉमा नहीं कहते हैं। हाँ, ट्रॉमा ऐसा हादसा होता है जिससे वो हादसा इतना बड़ा होता है कि जो न्यूरल मैकेनिज्म है ना ब्रेन का, वो भी हमारा बदल जाता है, स्ट्रक्चरली भी वो ब्रेन थोड़ा बदल जाता है। तो वो एक्सपीरियंस जैसे किसी आम फियर का होगा ये, लेकिन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन ट्रॉमा एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। थैंक यू सो मच शिरीषा, My pleasure. बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे लगता है कि